कम बैक बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं फिर आपका स्टार्ट करते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर तो आपको पहले से पता ही है, 50 बार आ चुका है ये टॉपिक और हर बार हम इसको करते आए हैं। गैल्वेनोमीटर वही डिवाइस हमने आपको बताया जो कि एक बहुत हल्का सा, बहुत माइन्यूट सा, बहुत इतू सा करंट मेजर करता है, यानी बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट क्या करता है, ये मेजर करता है। तो गैल्वेनोमीटर, पहली बात तो बेसिक ये है कि गैल्वेनोमीटर आपका मेजर करता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, या डिटेक्ट करता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। तो एक ऐसा डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। अच्छा, हमने कन्वर्जन तो बेसिकली देख लिए थे आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मूविंग आपके गैल्वेनोमीटर में, कि कैसे हम एक एमीटर को गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते, सॉरी एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम आपका सेक्शन ऑलरेडी आपका कवर कर चुका है हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आखिर एक टाइप का गैल्वेनोमीटर है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मतलब आखिर जो इस टाइप का जो गैल्वेनोमीटर है ये काम कैसे करता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। ठीक है, तो इसमें जो हमने पढ़ना है इस वाले दौरान, इस मैग्नेटिज्म के दौरान, तो बात करते हैं क्या प्रिंसिपल है इसमें, कैसे काम करता है। देखिए, पहले अगर हम आपको सेटअप दिखा दूं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सेटअप कैसा होता है, वही है गैल्वेनोमीटर, वही आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट क्या करना है, इसमें भी मेजर करना है। तो होता क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको नॉर्मल सेटअप दिखाऊं इसका, तो आपके पास दो मैग्नेट रखे होते हैं, देखिएगा कुछ इस तरीके से। एक नॉर्थ पोल होता है एंड दिस इज योर साउथ पोल, ठीक है। और बीच में आपके पास एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट रखा रहता है, जिसके चारों ओर से हम क्या करते हैं, कॉपर की वायर क्या करते हैं, इसमें राउंड करते हैं, चारों तरफ से इसमें लपेट देते हैं कॉपर की वायर, कुछ इस तरीके से इसमें बाउंडेड रहती हैं। जो इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, इसमें वाउंड करते हैं, और यहां से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं विता, ऐसे हम यहाँ पे इसको ऐसे कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, इस तरीके से। ये आपका यहाँ पे इसमें एक होता है पॉइंटर मतलब निडल, या हम कह सकते हैं कांटा, जो उसको क्या करेगा, यहाँ पे रीडिंग देगा बेसिकली आपकी करंट की। देखिएगा, बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा पॉइंटर है वो। ऐसा कुछ यहाँ पे आपकी एक स्केल लगी होती है, सर्कुलर स्केल लगी रहती है, इसको मिटा देता हूँ, ये आपका कोई काम का नहीं है, बाकी डेफिनेशन तो आपको पता ही है। तो इसको अगर मैं इरेज कर देता हूँ, आपकी कुछ इस तरीके से स्केल बनी रहती है, ये आपके पास सर्कुलर स्केल होती है, यहाँ पे जीरो रीडिंग है, और ये आपकी रीडिंग एंड से ऑन इधर साइड को भी होती है आपके पास कुछ रीडिंग्स, और जीरो के लेफ्ट साइड को भी आपके पास कुछ रीडिंग रहती है, 0 एम्पेयर 1 एम्पेयर। जनरली आपके पास जो रीडिंग होगी ये आपकी होगी मिली एम्पियर्स में, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है ये आपका जो करंट मेजर करता है दैट इज वेरी स्मॉल, बहुत इतू सा करंट मेजर करता है। और इस वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं विद सप्लाई, या जिससे कोई करंट मिल रहा है हमें, ठीक है। सपोज हमने कहा यहाँ से हमने कोई फिक्स कर दिया इसको, एक डिजिट हमने यहाँ से एक फिक्स कर दिया इसको, और यहाँ से हमने ये जो एक करंट है, ये जो वायर है, इसमें हमने फ्लो करवा दिया आपका करंट कुछ इस तरीके से, ये आपका इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। और नीचे से हम लगाते हैं इसमें एक स्प्रिंग लगी, जो कि यहाँ पे हिंज्ड है। देखिएगा, ऐसे नीचे से एक स्प्रिंग लगी रहती है इसमें, हेलिकल शेप है इस स्प्रिंग का, कुछ ऐसे कोई मैंने स्प्रिंग बनाई है, ये स्प्रिंग लगी है, और इस स्प्रिंग को कनेक्ट कर रखा है हमने इसी वायर से, ऐसे जिसमें कि करंट आई फ्लो कर रहा है, इस स्प्रिंग से होते हुए जा रहा है ऐसे। तो इस स्प्रिंग में आपकी एंट्री ले रहा है यहाँ से, ढंटना है। अब हो क्या रहा है, देखिएगा, मैग्नेट रखें, मैग्नेट का काम है क्या, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना। तो यहाँ से इस रीजन में नॉर्थ टू साउथ आपको ऑलरेडी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो यहाँ से यहाँ निकलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि क्रॉस करेंगे किसको, इस लूप को। देखो, जो रेक्टेंगुलर लूप दिख रहा है आपको, जिसको मैंने रैप कर रखा है सिलेंडर के चारों तरफ, वाउंड किया है, इस लूप को क्या करेगी, क्रॉस करेगी, और इस तरीके से क्रॉस करेगी कि हर लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये केस भी हम देखेंगे कि कब परपेंडिकुलर होंगी, इस केस को हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हम के रीजन में हम रखते हैं इस पूरे सेटअप को, या इस कॉइल को, जिसमें कि हर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, इस कॉइल पे परपेंडिकुलर हो। इसको समझेंगे, मैं आपको बता दूंगा हालांकि बाद में क्या है। बात करते हैं इसके प्रिंसिपल में कैसे काम करता है। तो प्रिंसिपल भाई लोग बहुत इजी है, बिल्कुल मच्छर सा प्रिंसिपल है, आपने वही पढ़ा है इससे पहले। मैं आपको पता है कि अगर हमें किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को, अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखता हूं, तो क्या लगता है, बताओ जल्दी बताओ, क्या लगता है उसमें, टॉर्क लगता है। तो लगता है उसमें टॉर्क, तो उसी पे आधारित है ये भी। तो क्या है, अगर जैसी मैंने इस करंट कैरिंग, अब देखो ये क्या है, करंट कैरिंग को करंट फ्लो कर रहा है ना इसमें, करंट कैरिंग कॉइल है आपके पास, इसमें सपोज मैंने कहा आपके पास एक आई करंट फ्लो कर रहा है, सपोज दिस इज योर आई करंट, इसमें इस पूरे लूप में आपका फ्लो कर रहा है। तो करंट कैरिंग वायर जब हम रखते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमने क्या देखा था, उसमें लगता है टॉर्क, यानी ये करती है कॉइल रोटेट, ये कॉइल रोटेट करती है। अब इस कॉइल के साथ चिपका हुआ है ये पॉइंटर,
अब ये पॉइंटर क्या है देखिएगा, ये एक पॉइंटर है जिसे इसमें से ऐसी सुई लगी रहती है, इसमें देखो एक पॉइंटर मतलब एक क्या है, इसमें निडल लगी रहती है। अब देखो होता क्या है, जैसे ये टर्न करेगा, सपोज ये टर्न करा, इसने टर्न करा, तो क्या होगा, यहाँ पे लगी है आपके पास एक वायर, हमने ऐसे तरीके से लगी है कि ये लपेटी हुई है, ये स्प्रिंग टाइप की लगी है, स्प्रिंग टाइप की वायर है, हेलिकल शेप है जिसका। तो जैसे ये रोटेट करेगा, सपोज ये ऐसे रोटेट करेगा, सपोज मैंने कहा जो कॉइल है आपकी ऐसे रोटेट करेगी, तो इसके साथ जो नीचे से लगी है वायर, तो ये भी घूमेगी, जिसके कारण ये ट्विस्ट करेगी, वायर करेगी ना ट्विस्ट। तो जिसके कारण पहले तो इस वाली कॉइल में क्या हुआ, एक टॉर्क डेवलप हुआ ड्यू टू मूविंग कॉइल, कॉइल मूव करने के कारण क्या डेवलप हुआ इसमें, टॉर्क। अच्छा, ये जो टॉर्क हुआ वो इसी में ट्रांसफर होगा किस वाले, इस वाली कॉइल में, ये अगर ये कॉइल मूव करेगी तो ये कॉइल भी मूव करेगी। तो क्या होगा, एक टाइम पे इस कॉइल पे एक ऐसा टॉर्क जनरेट होगा जो कि इस टॉर्क को अपोज करेगा। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये जो कॉइल है ये खुद भी अपना एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगी जो कि इस कॉइल के टॉर्क को अपोज करेगी। क्योंकि अगर मैं सपोज आपके पास एक नॉर्मल वायर है, अगर ये मेरा हाथी है सपोज, अगर मैं इसको मोड़ू 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 तो एक टाइम के एक लिमिट तक मोड़ सकता हूँ ना मैं इसको, एक टाइम के बाद तो हो सकता है मेरा हाथ टूट जाए, यानी कि मेरा हाथ क्या करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा। अरे आपने देखा होगा जैसे अगर एक वायर अगर मैं उसको खूब लपेटू 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 तो एक अगर मैं उसको छोड़ता हूँ तो घूम घूम कर वापस ऐसे घूमती है। तो वो क्यों घूमी, क्योंकि उसने एक अपना अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप किया जो कि इसको वापस भेज रही है, और इसी टॉर्क को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। समझ रहे हैं ना बच्चों, जैसे मैंने ये जो कॉइल है आपके पास, ये कॉइल के साथ ही मैंने कनेक्ट कर दिया है कि यहाँ पे आपके पास ये जो आपके पास हेलिकल कॉइल है इसको मैंने कनेक्ट कर दिया जो कि स्प्रिंग शेप की है। तो अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ, तो इस वाले जो लगी इसके साथ जो चिपकी हुई है, ये जो वायर चिपकी हुई है इसमें भी क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा आपका, लेकिन रिस्टोरिंग लगेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो जब इसका टॉर्क इसके रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप, ये आप क्लास 11th में के मैकेनिक्स में, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है हमने फेल वैसे तो आपके इसमें क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में जब ये आ जाएगा तो उस पॉइंट में जो निडल जिस रीडिंग पे डिफ्लेक्शन शो कर रही है, हम वहां से मेजर कर लेंगे इजीली आपका करंट। देखो कितना खूबसूरत सा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया और काफी कितने इजी वे पे बनाया गया है कि मतलब कैसे हमने मैग्नेट का यूज किया और उसमें टॉर्क का कॉन्सेप्ट लगाया और आपके पास एक गैल्वेनोमीटर मिल गया। ये था इसके पीछे का एकदम घटिया सा मच्छर सा प्रिंसिपल। तो ये तो मैंने आपको बताया डायग्राम, ये हर बार हम इतना बड़ा डायग्राम बनाएंगे नहीं आपको, ये आपको एक्चुअल डायग्राम जो है आपके पास ऐसे ही होता है बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने आपको ये डायग्राम तो दिखा दिया, अब जो हम डायग्राम आपको दिखाएंगे दैट वुड बी ओनली योर सिंबॉलिक डायग्राम, जिससे हम इसका पूरा डेरिवेशन इसको समझ सकें। तो चलिए उसको बनाते हैं आगे। अगर हम इसका डायग्राम समझें, देखिएगा ये आपके पास कुछ इस तरीके से दो मैग्नेट बताए थे मैंने आपको, ये नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ मैग्नेट है, ठीक है, इसका ये साउथ पोल वाला मैग्नेट है। और हमने क्या करा है, बीच में हमने रखा है एक सिलेंडर रखा है, ऐसा कुछ सिलेंडर है आपके पास जो कि क्या है आपके पास, इसको मैंने क्या कर रखा है, चारों तरफ से वाउंड कर रखा है, किससे, आपकी कॉपर वायर से इसके चारों तरफ मैंने लपेट रखी है, सपोज हमने ऐसे लपेट रखी है वायर। और हम क्या कर रहे हैं, एक साइड से इसमें हम करंट एंटर करवा रहे हैं, दूसरी साइड से इसमें करंट लीव कर रहा है। सपोज ये आई करंट आपका एंटर कर रहा है और इस डायरेक्शन में आपका करंट ये लीव कर रहा है आई करंट। और नीचे से आपके पास जो कॉइल है कुछ इस तरीके से लगी हुई है, ये कॉइल यहाँ से फिक्स्ड है, ठीक है, ये आपके पास आई करंट यहाँ से एंट्री ले रहा है। और ये आपके पास मैग्नेट है, यानी कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है यहाँ से यहाँ इस रीजन से इस रीजन की तरफ को जा रही हैं, ऐसे इस कॉइल से होते हुए और इधर को एंटर कर रही हैं। तो ये था आपके पास डायग्राम, या हम कह सकते हैं कोई सिंबॉलिक डायग्राम हो गया आपके लिए, नॉर्मल डायग्राम। तो अगर हम बात करें तो क्या होगा, देखिएगा सपोज इसमें करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो करंट की डायरेक्शन ये है, आई है आपके पास, ये ऐसे आपके पास करंट एंटर ले रहा है और यहाँ से इस कॉइल से जैसे नीचे को है, फिर ये नाम देते हैं इस कॉइल को ए बी सी, और ये हो गया आपके पास डी। आई होप सो इतना तो समझ में आया होगा, ये तो काफी बेसिक है। तो ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगर मैं आपसे बात करूं इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन की बात करूं, तो आपको मैंने ऑलरेडी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन निकालना सिखा रखा है। मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर आप डायरेक्शन निकालें तो आपने क्या करना है, कर्ल दी फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ योर करंट की डायरेक्शन को अगर आप कर्ल करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट देखिए, अगर मैं इसमें कर्ल करूं अपनी फिंगर्स को तो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट है इसमें आपकी तरफ को, यानी आउटवर्ड है, यानी सॉरी आउटवर्ड है, हाँ आपकी तरफ को है। देखिएगा मेरा थंब जा रहा है आपकी तरफ को है ना, कैमरे की तरफ को है, तो ये है मेरे पास डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये डायग्राम आपको दिखाता हूँ इजीली। अगर मैं हर एक लूप की बात करूँ तो हर एक लूप में फोर्स कैसे लग रहा देखिएगा। लूप में अगर फोर्स की बात करूँ तो फोर्स लगाते हैं, फोर्स होता है आपका पास आई एल बी, एफ बराबर आई इंटू एल क्रॉस बी। भाई साहब ये फॉर्मूला तो इतनी बार आ गया ना मैग्नेटिज्म में, अभी तक तो आपको ये
मतलब समझ लो कि रट ही गया होगा ये, एक बार मैं एक बार बताऊंगा तो इतनी बार हमारा यूज में आ गया फॉर्मूला। चलो छोड़िए, क्या कहूँ मैं उसके बारे में, छोड़िए। तो F बराबर I इंटू एल क्रॉस बी है, तो आप यहाँ से फोर्स की डायरेक्शन तो निकालते हैं। देखिए अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन निकालूंगा तो I इंटू एल क्रॉस बी करना है आपने। देखिए एल की डायरेक्शन वही जो करंट की डायरेक्शन है, तो एल क्रॉस बी अगर आप करेंगे, देखिएगा एल क्रॉस बी करेंगे ना आप, देखो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है ना, ये है आपके पास, इधर से इधर को है मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ नीचे का, तो एल क्रॉस बी अगर आप करेंगे तो देखिएगा इसमें इस वाली ए बी कॉइल में आपका जो फोर्स लग रहा है दैट इज योर ऊपर को, यानी आपकी तरफ को इसमें फोर्स लग रहा है, यानी इसमें जो फोर्स लग रहा है दैट इज योर आउटवर्ड इस वाली कॉइल पे। सिमिलरली अगर मैं डीसी वाली कॉइल की बात करूं, डीसी वाली कॉइल की बात करूं, देखिएगा डीसी में कैसा लग रहा है, देखिएगा एल क्रॉस बी करना है आपने, एल की डायरेक्शन ये है क्रॉस बी, तो देखिए इस बार इनवर्ड है, यानी एक में है आउटवर्ड एक में है इनवर्ड, तो इसमें है इनवर्ड। तो देखिए एक फोर्स लग रहा है अंदर, एक फोर्स लग रहा है बाहर को, जिसके कारण क्या होगी, ये कॉइल क्या करेगी आपकी, टर्न करेगी। और टर्न कैसे करेगी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे सपोज आपके पास ये, फिर से मैं दिखा रहा हूं, ये आपके पास कॉइल है, तो एक फोर्स लग रहा है इसमें अंदर की तरफ को, एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ को। देखो ये वाला यहाँ पे मैं दबा रहा हूँ, इस कॉपी को अगर अंदर को दबाऊं देखिएगा तो इधर को घूमेगी, और यहीं से इस कॉपी को अगर मैं बाहर को घुमाऊं तो ऐसे घूमेगी, देखिएगा। तो नेट में हमारी जो कॉपी है कुछ ऐसे घूमेगी, देखिए ये ऐसे घूमी, तो इसके कारण क्या हुआ, इसमें डेवलप हुआ टॉर्क। जिसके कारण क्या डेवलप हुआ, टॉर्क। ये तो हम आपका एक्चुअल में कवर भी कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, तो आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं कि कैसे एक मूविंग कॉइल, एक रेक्टेंगुलर कॉइल में कितना टॉर्क लगता है और हम कैसे निकालते हैं डायरेक्शन। तो ये तो थी आपकी कुछ पुरानी बातें, यानी पुरानी यादें। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। तो हमने एक चीज देखी थी, जो हम टॉर्क की जो डायरेक्शन निकालते थे, टॉर्क था आपका, वहां से हमने जो फॉर्मूला देखा था टॉर्क का, दैट वाज योर m क्रॉस बी, और m था आपका मैग्नेटिक मोमेंट एंड b इज योर मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क का जो फॉर्मूला था दैट इज योर m क्रॉस बी, यानी आपके पास m तो ऑलरेडी बाहर है, मैंने अभी आपको बताया कि m, अभी हमने आपको निकाला कि m की जो डायरेक्शन थी दैट वाज आउटवर्ड, यानी जो m था इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट दैट वाज योर आउटवर्ड, और हम निकालते हैं फ्रॉम दी कर्वेचर रूल, राइट हैंड कर्वेचर रूल। थंब की डायरेक्शन आपकी शो करेगी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। तो देखें कैसे निकालेंगे। तो m क्रॉस b करना है आपने, m देखिएगा m कहां को, बाहर को है, तो m क्रॉस b, b इधर साइड को है, देखिएगा b इस साइड को, मैग्नेटिक फील्ड में राइट साइड को है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ को है, तो यह है डायरेक्शन है b की। तो m की डायरेक्शन में आपने रखनी है क्या, m है मैग्नेटिक मूवमेंट है आपका बाहर को, तो बाहर को आपने रखना अपना हैंड और कर्ल करना टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो थंब कहां को जा रहा है, थंब जा रहा है ऊपर को, यानी कि जो टॉर्क लग रहा है इसमें ऊपर को लग रहा है, मतलब कुछ ऐसे लग रहा है, देखिएगा मेरा थंब जा रहा है ना ऐसे, तो इसका मतलब है इसमें जो टॉर्क है दैट इज योर अपवर्ड, मींस जो टॉर्क की डायरेक्शन है दैट इज योर अपवर्ड। अब इस अपवर्ड लगने वाले टॉर्क पे को कौन रिस्टोर कर रहा होगा, ये कॉइल, क्योंकि अगर ये कॉइल टर्न कर रही है तो उसके कारण ये, अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल टर्न कर रही है जिसके कारण ये ट्विस्टेड वायर्स भी तो टर्न कर रहे हैं, और टर्न कर रहे हैं तो दोनों में एक टाइम ऐसा आएगा जिसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे दोनों का टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस आउट करेगा। रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा वो हम देखो कैसे बताएंगे आपके लिए। सपोज हम कह रहे हैं कि सपोज आपके पास एक इस तरीके से आपके पास कोई एक डिस्क है, और अगर मैं इस डिस्क को घुमा रहा हूं, सपोज अगर मैं कुछ ऐसे इसको घुमा रहा हूं थीटा से, अगर मैं घुमा रहा हूं, तो आपको ये फॉर्मूला आपको पता होगा, टाउ बराबर माइनस सी टाइम्स ऑफ थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड टॉर्क, वेयर सी इज योर टॉर्सनल कांस्टेंट। टी होता है आपके पास टॉर्सनल कांस्टेंट, क्योंकि इतना टॉर्क इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, डेवलप होगा। अगर मैं इस किसी कॉइल को घुमा रहा हूं, अगर मैं इस कॉइल को घुमा रहा हूं, अगर मैं छोड़ूंगा तो क्या कॉइल क्या करेगी, दोबारा बाउंड पीछे को आएगी, बाउंस बैक करेगी, वापस ऐसी वापस जैसे अपनी जो इनिशियल पोजीशन थी उसमें वापस आएगी। जैसे समझ लो, जैसे अगर आप स्प्रिंग को दबाते हैं तो स्प्रिंग को जैसे आप छोड़ते हैं तो स्प्रिंग वापस क्या करती है, बाउंस बैक करती है ना, जिस डायरेक्शन में आपने दबाई उसके अपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक करती है। सिमिलरली अगर आप इसको इधर को घुमा रहे हैं, अगर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज वापस क्या करेगी, छोड़ते ही या करेगी, रिस्टोर करेगी अपनी दोबारा पोजीशन को। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स का रिलेशन दे रखा है आपको इससे, टाउ इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ सी थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट और सी होता है आपके पास टॉर्सनल कांस्टेंट। तो वही यहां पे भी होगा। तो यहां पे क्या है, कॉइल घूमी तो सिलेंडर घूमा, सिलेंडर घूम रहा है जिससे क्या होगा, वायर में ट्विस्ट आएगा, और एक जगह ऐसी आएगी जहां पे इक्विलिब्रियम हमें मिलेगा। तो इतनी बेसिक्स बात तो मुझे आपको हो सकता है कि समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अगर मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखाऊंगा, नहीं अगर आप उसको ऊपर से ऑब्जर्व करें ना, अगर आप इसको टॉप व्यू से ऑब्जर्व करें तो आपको कैसे दिखेगा, देखिएगा यही सेटअप आपको कैसे दिखेगा। तो देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिएगा आपके पास टॉप व्यू दिखेगी, आपके पास मैग्नेट से कुछ इस तरीके से, थोड़ा मैग्नेट से मानने की जरूरत क्या है, तो आपको सीधे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाता हूं। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, ये है आपके पास भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से।
और यहाँ पे रखा गया है आपका सिलेंडर। सपोज जो कॉइल है आपके पास, सपोज ये आपके पास है, आपके पास ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे आपकी अगर आप ऊपर से देखें, अगर इस वाले पोर्शन को देखें ना, ये तो आपके पास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी जा रही हैं। तो कॉइल अगर आप ऊपर से देखो तो कॉइल तो पहले ऐसी थी, अगर सपोज ऐसी थी, ये पहले स्ट्रेट थी, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अगर जस्ट पैरेलल थी, तो पहले अगर ऐसे एंगल था तो देखिएगा, अब सपोज मैंने कहा दिस इज डायरेक्शन ऑफ योर करंट, ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये आपके पास एडी वाला पोर्शन दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। ये एडी वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं कॉइल का, ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू लिख देना, ऊपर से टॉप व्यू, ऊपर से देखें आंखों से। तो अगर हम कहेंगे सपोज ये एंगल, ये क्या हुई, अगर आपकी कॉइल हल्की सी टर्न कर गई, ये टर्न करेगी, टॉर्क लगा तो टर्न कर गई, सपोज अब जो न्यू पोजीशन हो गई इस कॉइल की कुछ ऐसे हो गई, देखिएगा ये हो गई आपके पास कॉइल कुछ ऐसे, ये टर्न हो गई है, ये घूमने के बाद ज़्यादा हौच पौच तो नहीं हो रहा है, तो देखिएगा, इसलिए कुछ फील्ड लाइंस में यहाँ पे कम कर देता हूँ आपके लिए, ताकि ज़्यादा हौच पौच ना हो आपके लिए बस, ठीक है। तो आपके पास ये टर्न कर गई, मतलब ये एडी पोर्शन आपका ऐसे हो गया, ये ऐसे घूम के ऐसे हो गया। सपोज हम कह रहे हैं कि एंगल ऑफ ट्विस्ट आपके पास थीटा है, देखिएगा ये थीटा है आपके पास। अच्छा, जितनी ये कॉइल घूमी उतनी ही ये वायर घूमी नीचे वाली, तो जितना कॉइल घूमेगी उतना ही ट्विस्ट आएगा किसमें, इस नीचे वाली जो वायर है, बेसिकली ब्रॉन्ज की होती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज की होती है, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो इजीली टूटता नहीं है, तो फॉस्फर ब्रॉन्ज की वायर हम लेते हैं यहाँ पे इस केस में। और अगर ये ट्विस्ट कर गई, सपोज ये अगर कॉइल अगर ऐसे, अगर सपोज ये ऐसे थी, अगर मैं आपको दिखाऊं कॉपी से, अगर ऐसे थी, अगर हल्का सा ऐसे ट्विस्ट कर गई, तो अगर आप ये टॉप व्यू देखें, तो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये टॉप व्यू इस कॉपी का, सपोज पहले ऐसी था ना, ये कॉइल ऐसी थी, अब हल्की सी ऐसे हो गई, ट्विस्ट हो गई। तो अगर ऐसे ट्विस्ट हुई है तो क्या हुआ इसमें, तो ये नीचे, इसके नीचे जो वायर लगी है, इसके नीचे जो वायर लगी है वो भी ट्विस्ट होगी, कितने एंगल से, वही भी थीटा एंगल से। तो आई होप सो आपको समझ में आया। तो अगर मैं इनिशियल मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूं, तो अगर आप इनिशियल मैग्नेटिक मूवमेंट देखें तो आपका था बाहर को। अच्छा, अगर आप टॉप व्यू से देखें, टॉप व्यू से आपको दिखेगा मैग्नेटिक मूवमेंट इधर को, आप इसको क्लियरली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अगर आपको शांति में कभी बैठना तो आपको इस डायग्राम को क्लियरली ऑब्जर्व कर लेना, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन यही दिखेगी। अगर आप कहाँ से देखें, टॉप व्यू से देखिएगा, अगर आप यहाँ से देखें तो आपको दिखेगा आउटवर्ड है, ठीक है, लेकिन अगर आपका टॉप व्यू देखें, यही मैग्नेटिक मूवमेंट आपको कुछ ऐसे दिखेगा, परपेंडिकुलर ही है मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आपने इसको घुमा दिया, यानी अब जो थीटा एंगल क्या हो गई, घूम गई, यानी कि अब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये ना रह के आपका कुछ ऐसा हो गया, ये है आपके पास अब मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन जो घूमने के बाद आया। तो ये एंगल भी कितना होगा, देखा पहले आपके पास एंगल कुछ ऐसे था, तो ये एंगल कितना हुआ, ये भी तो थीटा होगा। अरे अगर कॉइल थीटा से रोटेट करी है तो इन दोनों के पहले इनिशियल मैग्नेटिक मूवमेंट और फाइनल मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच का एंगल भी तो थीटा होगा, क्योंकि हर केस में आपने जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो होगा परपेंडिकुलर टू द कॉइल। तो अगर कॉइल टर्न कर गई थीटा से तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी तो टर्न कर जाएगा आपका विद द एंगल थीटा। ये आपका इनिशियल मैग्नेटिक मूवमेंट है जब आपके पास कॉइल ऐसे स्ट्रेट थी, और ये फाइनल हो गया जब ऐसे हो गई कॉइल हल्की सी, तो ये आ गया। तो अच्छा, अगर ये थीटा है तो बता सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं बच्चों, ये वाला होगा, अगर आप मैथमेटिकली इसको देखें तो ये होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। लेट इस एंगल को हम बोलते हैं इट वुड बी अल्फा, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस थीटा को हमने बोल दिया लेट दिस एंगल बी अल्फा। तो इसका मतलब ये है, अब जो एंगल रहा कॉइल घूमने के बाद, यानी कि एंगल बिटवीन योर बी, ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बी, एंगल बिटवीन योर m वेक्टर एंड योर b वेक्टर इज नाउ 90 माइनस थीटा यानी अल्फा। ध्यान से समझना, अगर ये आपकी कॉइल टर्न कर गई है, टर्न कर गई है, तो अब जो एंगल बिटवीन योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और योर मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हो गया आपके पास 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस थीटा यानी अल्फा। तो हम ये कह सकते हैं यहां से कि अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B एंड मैग्नेटिक मोमेंट M। तो हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन M एंड B, अल्फा इज योर एंगल बिटवीन M एंड B। वहीं थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, और थीटा तो हमने बताया आपको, थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, कितने आपका ट्विस्ट आया वायर में। देखिएगा अब सबसे मजेदार बात अब आने वाली है, अब इक्विलिब्रियम में हो क्या रहा, अगर मैं आपको इसको इरेज कर दूं तो आप, आई होप सो आप बुरा नहीं मानेंगे ना, तो मैं इसको आपका इरेज कर लेता हूं इस वाले पोर्शन को, क्योंकि मेरा बोर्ड काफ़ी छोटा है ना, एक तो गंदा सा भी बोर्ड है, आप लोग को लगी रहा होगा बड़ा गंदा सा बोर्ड रखा है यार इसने कैसा है, और इसको मिटा देता हूँ यार, माफ़ करना दोस्तों भाई, इतना सा मिटा रहा हूँ बस मैं इसका आपका, ठीक है। तो अब सपोज हमने कहा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जो आपका टॉर्क ऑफ कॉइल है,
ये बराबर हो जाएगा आपका टॉर्क रिस्टोरिंग, आर इज योर रिस्टोरिंग टॉर्क। तो टॉर्क ऑन कॉइल तो मैंने आपको बताया एम क्रॉस बी, यानी एम बी साइन थीटा, यानी साइन एम इंटू बी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन एम एंड बी, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन एम और बी के बीच में एंगल कितना है, अल्फा है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं एम बी साइन ऑफ अल्फा, क्योंकि अल्फा है एंगल बिटवीन एम एंड बी। ये हो गया टॉर्क ऑफ कॉइल। ये बराबर होगा आपका रिस्टोरिंग टॉर्क के, और रिस्टोरिंग टॉर्क मैंने आपको बताया अभी होता है आपके पास सी टाइम्स ऑफ थीटा, वेयर सी इज योर टॉर्सनल कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम सिंपली अब वैल्यू रख देते हैं, आपको हर किसी की वैल्यू पता है, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू पता है आपके पास ऑलरेडी। मैग्नेटिक मूवमेंट को लिखा जाता है आई टाइम्स ऑफ ए, बी को बी रहने दो, बी इज योर मैग्नेटिक फील्ड, साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ थीटा। तो अगर आप यहाँ से आई निकाल दें, करंट निकाल लें, तो करंट हो जाएगा आपके पास, देखिएगा क्या हो जाएगा बच्चों, सी थीटा अपॉन ए बी साइन ऑफ अल्फा। ये आ गया आपके पास करंट, जहाँ पे अल्फा क्या है आपके पास, ध्यान में रखना अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा है आपके पास 90 माइनस थीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा। तो ये आ गया आपके पास करंट। तो अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करें, इस फॉर्मूले को अगर आप ऑब्जर्व करें, तो देखें इसमें क्या क्या चीज कांस्टेंट है। देखिएगा सी टॉर्सनल कांस्टेंट आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट है। एरिया, एरिया ऑफ दी कॉइल आपके पास कांस्टेंट रहेगी, आपके पास आपको दी रहेगी कि एरिया ऑफ कॉइल इतना है, हमने इतने बाई इतने का हमने एक कॉपर सिलेंडर बनाना है जिसका एरिया इतने बाई इतने का होगा, हम उससे एरिया निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होगा, ऑलरेडी सेटअप में लगा होगा। आपके पास जो वेरिएबल है दैट इज ओनली थीटा, अल्फा नहीं कहना, क्योंकि अल्फा ही आपका 90 माइनस थीटा है, यानी कि आपके पास जो ओनली वेरिएबल है दैट इज थीटा। और थीटा आप निकाल सकते हैं विद द रीडिंग, मैंने आपको दिखाया था। रीडिंग कैसे, जो आपके पास पॉइंटर में आ रही थी, याद है, अगर मैंने आपको जो पॉइंटर दिखाया था कुछ इस तरीके से, मैंने आपको दिखाया था, ये आपके पास मैंने आपको रीडिंग दिखाई थी पॉइंटर में कुछ इस तरीके से, और ये आपके पास पॉइंटर है। तो हम ये देखेंगे थीटा कितना डिफ्लेक्ट हुआ आपका एंगल, मतलब ये रीडिंग कहाँ पे है। सपोज हमने कहा ये आपके पास यहाँ पे आया, तो हम यहाँ से क्या हम थीटा नहीं निकाल सकते, तो कितना डिफ्लेक्ट हुआ ये हम निकाल सकते हैं। उसको हम रख देंगे यहाँ पे इस फॉर्मूले, तो क्या हमारे पास करंट आ जाएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो कितने आपका कॉइल रोटेट कर गई वो हम निकाल सकते हैं, थीटा। थीटा हम वहां से निकाल सकते हैं और इसको पुट कर सकते हैं इस वैल्यू में रख देंगे, क्योंकि बाकी सब चीज़ तो कांस्टेंट है, तो हमारे पास सिंपली आई की वैल्यू यानी करंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो क्या हमने करंट की वैल्यू नहीं निकालना सीख लिया विद दिस ओनली, अगर हमें एंगल ऑफ ट्विस्ट पता है तो क्या हम उसके हेल्प से करंट नहीं निकाल सकते। तो यही है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगर इसमें जो समझने वाली बात है तो वो ये है, तो जो थीटा है मैंने आपको बताया, ये हम कहाँ से निकालेंगे, दिस वुड बी कैलकुलेटेड या मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। तो इसको हम मेजर करेंगे एक्सपेरिमेंटली, कहाँ से करेंगे इसको, एक्सपेरिमेंटली। वहीं अगर मैं सी की बात करूं तो सी हमें ऑलरेडी नोन होगा, ये हमें नोन होगा, एरिया भी हमें नोन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगेन हमें पास नोन होगा। तो बस हमने जाके क्या करना है, थीटा प्लेस कर देना है इस फॉर्मूला में, और इजिली हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। और दूसरी कुछ और इंपॉर्टेंट बात में हम डिस्कस करते हैं कैसे। मैंने आपको स्टार्टिंग, अगर आपको पॉइंट में ध्यान होगा तो मैंने आपको ये बताया कि हम एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रीजन लेते हैं कि जो कि इस कॉइल के ए बी कॉइल के हमेशा क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये किस बला का नाम है, क्या होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम हल्का सा देख लेते हैं, क्योंकि इसका यूज है कि मैग्नेट आपके इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं ताकि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इस कॉइल को क्रॉस कर रही हैं, ये हमेशा परपेंडिकुलरली क्रॉस करें, कि परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगे तो टॉर्क मैक्सिमम होगा और कॉइल अच्छी रोटेट करेगी। तो पहले आप क्या करें, इस पूरे को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, और कृपया करके सोए ना लेक्चर में। देखिएगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाया जाता है। हम क्या करते हैं, जो हमने मैग्नेट लिए ना आपके, बेसिकली जो हमने मैग्नेट लिए नॉर्थ और साउथ पोल, ये कुछ इस तरीके के होते हैं, मतलब ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, इसको हमने काट दिया है कुछ इस शेप में। अगर आपको मैं 3D डायग्राम दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का होता है, 3D पिक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ इस तरीके का होता है एक्चुअली मैग्नेट। ये कुछ इस तरीके का, ये ऐसे कोई मैग्नेट होते हैं, मतलब अंदर से कर्व शेप के जैसे होते हैं, ये इस टाइप से कर्व जैसे होते हैं, ठीक है। ये ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ये। अब बताऊंगा इसका यूज़ क्या है, आखिर क्यों हम ऐसा करते हैं, तो इसको हटा देता हूँ मैं फिलहाल। तो अगर मैं आपको दिखाऊं सिंपल डायग्राम आपको दिखाऊं तो देखा कुछ इस शेप के होते हैं, ऐसे कर्व शेप के होते हैं ये। इन मैग्नेट्स को हम बोलते हैं बच्चों हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट से जूतों की जो उसकी नाल होती है ना, घोड़े की नाल वाले मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। इन मैग्नेट्स को हम बोलते हैं हॉर्स, अरे हॉर्स की स्पेलिंग भी ना आती का, HORSEH फॉर हॉर्स, शू
मैग्नेट। अब हॉर्सशू मैग्नेट का मतलब क्या, कैसे मैग्नेट होते हैं ना, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकालते हैं अपने उसमें, ये नॉर्थ पोल हो गया आपके पास, ये साउथ पोल है, ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इसमें से निकलती हैं, ये, और इसको हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिज्म, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिएगा अब हो क्या रहा है, अगर मैंने आपको दिखाया था डायग्राम, जो उसका टॉप व्यू दिखाया था ना मैंने आपको रॉड का, तो देखिए अगर आपके पास रॉड जब ऐसी थी ना, देखिएगा ये रॉड थी, तो इस केस में इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ऐसे था, ये आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट था। और देखिए अगर आप इस वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें, इस वाली मैग्नेटिक, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन और एम एंड बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है आपके पास, 90 डिग्री का एंगल है। जब हमने अगर ये कॉइल रोटेट कर दी, सपोज हमने रोटेट कर दी कुछ ऐसे, कुछ ऐसे कॉइल रोटेट हो गई आपके पास, अब ऐसे हो गई ये कॉइल रोटेट होके, देखिएगा यानी कि अब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कुछ ऐसे शिफ्ट हो गया, यानी कि इसका मतलब है अगर मैग्नेटिक मूवमेंट शिफ्ट हो गया तो अब तो मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री ही मेंटेन करना है हमें। तो क्या देखिएगा अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या यहाँ पे फिर से 90 डिग्री मेंटेन नहीं हो रहा एंगल। देखिए अगर आप दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें, देखिए अगर सपोज ये लें, अगर आप इसी के अक्रॉस लें, ये देखें इसी के अलॉन्ग लें, तो ये भी क्या 90 डिग्री पे नहीं है इस मैग्नेटिक मूवमेंट के। तो आप चाहे कैसे भी घुमा लें कॉइल को, कैसे चाहे आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, कैसे भी कर लें आप, हमेशा आपके पास एंगल बिटवीन योर एम एंड बी इज ऑलवेज 90 डिग्री, और इसको हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिज्म। इसको हम ऐसे प्रोड्यूस करते हैं जब हम मैग्नेट को कैसे रखते हैं, ऐसे कर्व शेप के होते हैं, हाफ कर्व शेप के, यानी कॉनकेव शेप के आपके पास क्या होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं। तो ताकि हमेशा एंगल बिटवीन योर मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी मेंटेन्ड रहे कितना, 90 के बराबर, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमने जो यहाँ पे पढ़ा कि एंगल बिटवीन एम एंड बी के बीच में हमने एंगल पढ़ा था आपके पास अल्फा, अल्फा ही तो था आपके पास एंगल, यानी कि अल्फा क्या होगा, हमेशा आपके पास 90 डिग्री होगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड करे तो बहुत अच्छी बात है, तो हमेशा अल्फा क्या रहेगा आपके पास, 90 डिग्री। और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो आपके पास फॉर्मूला था वहां से क्या आया था आपके पास, आई इक्वल टू सी थीटा अपॉन ए बी साइन अल्फा, यही तो था आपके पास एंगल। तो अगर अल्फा हमेशा 90 डिग्री है, अरे रेडियल मैग्नेटिज्म हमने प्रोड्यूस कर दिया, तो अगर अल्फा हमेशा 90 डिग्री है तो आई की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, सी थीटा अपॉन ए बी, है ना। देखिएगा अब ये भी, अब देखो ये भी सी भी कांस्टेंट है, एरिया फिर से कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, हमें क्या रिलेट करना है, खाली एक्सपेरिमेंटली हमने क्या निकालना है, थीटा देख लेना है उसको। अब इस पूरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो, अगेन ये पूरा चीज क्या है, कांस्टेंट है ना, ये पूरी चीज क्या है, कांस्टेंट है। तो आप इस पूरे कांस्टेंट को इस थीटा से मल्टीप्लाई कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, करंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यानी अगर मैं कहूं आई इक्वल टू के टाइम्स ऑफ थीटा, वेयर के इज योर कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको हर गैल्वेनोमीटर के लिए दी रहेगी। अरे हर, मैंने कह दिया कि सपोज के की वैल्यू है आपके पास 2 है किसी गैल्वेनोमीटर के लिए, तो आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है, कितनी आपने रीडिंग ली है आपने उसमें से, अपने एक्सपेरिमेंट से ली, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे के से, आ जाएगा। इतना सिंपल हो गया आपके पास। तो आई करंट आप निकाल सकते हैं इजीली। अगर मैं इसका यूज़ आपको लिखवा ही दूं, तो अगर मैं यहाँ पे आपको रिटर्न फॉर्म में अगर मैं आपको लिखवा दूं, तो रेडियल मैग्नेटिक अक्सर आपसे कई बार पूछ सकते हैं, जनरली आपके बोर्ड्स में पूछेंगे आपके कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ क्यों ये किया जाता है। तो हम इसमें लिखेंगे वाई देयर इज अ यूज ऑफ या नीड ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लिखेंगे टू गेट मैक्सिमम टॉर्क, टू गेट मैक्सिमम टॉर्क फॉर कंटिन्यूस रोटेशन, फॉर कंटिन्यूस rotation, for the continuous rotation of torque, because at least one magnetic field line is at right angle, to the coil, तो ये था आपके पास इसका पर्पस रेडियल मैग्नेटिज्म करने का। तो कुछ और छोटी छोटी चीजें भी और हैं, तो देखते हैं उसको बारे में अगर हम डिस्कस करें। तो पहला तो हमने आपका ये देखा था कि सी था आपके पास, सी वॉज योर टॉर्सनल कांस्टेंट। अच्छा, चीज जो हम ली जाती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, जो हम पहली बात करते हैं वायर की, हम पहले जो बात करते हैं वायर की,
वायर कैसा होना चाहिए आपके पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो हम लेते हैं, आपके पास कॉइल का जो वायर होता है वो आपका कौन सा होना चाहिए, और ये जो वायर होना चाहिए आपका दैट इज योर फॉस्फर फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर का ये होना चाहिए आपके पास वायर, क्योंकि वो इसलिए बच्चों क्योंकि आपके लिए फॉस्फर ब्रॉन्ज का जो आपके पास वायर है उसके लिए टॉर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों काफी कम होती है, काफी कम टॉर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है, तो जिसके कारण कम रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा आपके पास। अगर कम रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा तो मतलब कम टॉर्क में आपको हायर डिफ्लेक्शन मिलेगा या हायर वैल्यू ऑफ रीडिंग मिलेगी आपको, और उतना सेंसिटिव बन जाएगा आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये चीज हमने ध्यान रखनी, जो हम वायर लेंगे दैट इज और फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। और दूसरी खूबी इसकी ये है बच्चों कि ये हाईली टेंसाइल होता है। ये जो वायर होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज का जो बनता है दैट इज हाईली टेंसाइल, जिसके कारण ये आपका इजीली टूटता भी नहीं है। तो आप जितना अगर हम मोड़ सकते हैं तो इजीली ब्रेकेबल नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी खूबी आपके पास ये है। तो पहली चीज तो टॉर्शनल कांस्टेंट इसका काफी कम होता है ड्यू टू, आप ले सकते हैं लो वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, तो अब कुछ और चीजों की बात अगर हम करें इससे आगे, तो एक चीज हम पढ़ते हैं यहाँ पे, हमने आपको ये बताया कि एट इक्विलिब्रियम हमने ये देखा था बच्चों, इक्विलिब्रियम हमने एक तरह की टॉर्क ऑफ द कॉइल, ये होता था आपके पास टॉर्क ऑफ द रीस्टोरिंग टॉर्क रीस्टोरिंग, और कॉइल का टॉर्क हमने आपको बताया ये होता है m टाइम्स ऑफ बी, एम बी। जब आपके पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो एम बी हम बोलेंगे, और टॉर्क अबाउट द कॉइल होता था आपके पास सी टाइम्स ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि सपोज आपके पास ये मैग्नेट्स हैं, अगर आपके पास ये दो मैग्नेट्स थे नॉर्थ एंड साउथ पोल, इसके बीच में हम ये सिलेंडर रखते थे आपके पास, और इसमें हम रैपिंग करते थे, इसको हम रैप करते थे विद द वायर, इस तरीके से हम रैप करते थे। सपोज हमने कहा जो रैपिंग है इसमें अगर n टर्न्स हैं तो जितने ज्यादा टर्न्स हैं तो उतना ज्यादा आपको करंट मिलेगा। तो हम कहेंगे कि अगर सपोज हमने इसमें n टर्न्स लिए हैं तो आप सिंपली क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, m को सिंपली n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो n टाइम्स ऑफ m भी ये हो जाएगा आपका c टाइम्स ऑफ थीटा। तो अगर आप यहाँ से अगर आप इसको अरेंज करें तो आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट, m इज योर मैग्नेटिक मोमेंट, ये होता है आपके पास I टाइम्स ऑफ a, वेयर I इज करंट फ्लोइंग इन दी कॉइल, ये इन कॉइल्स में कितना आपके रेक्टेंगल कॉइल में कितना करंट फ्लो कर रहा है, एंड B इज योर मैग्नेटिक फील्ड, A इज योर एरिया। तो मैग्नेटिक मूवमेंट को हमने लिख दिया I टाइम्स ऑफ A, और ये होगा आपके इक्वल टू C अपॉन थीटा, C टाइम्स ऑफ थीटा सॉरी। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालें, अगर हम यहाँ पे देखें, देखिएगा अगर हम इसको थोड़ा बहुत अरेंज करें, एन ए बी अपॉन सी इक्वल टू थीटा अपॉन आई, तो देखिएगा इसका मतलब क्या है बच्चों, थीटा अपॉन आई, इसको हम बोलते हैं बच्चों थीटा अपॉन आई को करंट सेंसिटिविटी। क्या नाम बच्चा बोला, करंट सेंसिटिविटी। देखिएगा करंट सेंसिटिविटी क्या मतलब है इसका, क्या प्रैक्टिकल मतलब है इसका, मतलब क्या कहाँ पे काम आएगा, क्या क्या ये मीनिंग शो करता है आपका करंट सेंसिटिविटी, इसको समझते हैं। सपोज अगर हमने आपसे कहा कि सपोज आपके पास दो गैल्वेनोमीटर हैं G1 और G2, सपोज हमने कहा आपके पास दो गैल्वेनोमीटर हैं G1 एंड G2, एक गैल्वेनोमीटर आपकी रीडिंग शो करता है 100 माइक्रो एम्पियर, और दूसरी भी आपके सपोज कह रहा है कि रीडिंग शो कर रहा है दैट इज योर 100 माइक्रो एम्पियर। सपोज हमने कहा ये थीटा इक्वल टू आपके पास 30 डिग्री है, चलो आप ले लें 10 डिग्री, अगर ये 10 डिग्री पे सपोज हमने कहा कि अगर ये 10 डिग्री पे अगर ये मेजर कर रहा है 100 माइक्रो एम्पियर, वहीं आपके पास सेकंड आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है अगर ये मेजर कर रहा है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे 100 माइक्रो एम्पियर। सपोज हमने कहा आपके पास, सपोज ये आपके पास गैल्वेनोमीटर G1 है, ये आपके पास गैल्वेनोमीटर सेकंड की आपके पास रीडिंग स्केल है, दिस इज योर 0। सपोज हमने कहा यहाँ पे आपके पास ये दिस इज योर, आपके पास हमने कहा यहीं कहीं पे आपके पास सपोज दिस इज योर 100, सपोज हमने कहा दिस इज, सपोज हमने ये लिया आपकी निडल ली, और हमने कहा कि इस एंगल पे ये आपने इसने आपने के गैल्वेनोमीटर G1 ने 10 डिग्री पे इसने मेजर करा आपके पास 100 माइक्रो एम्पियर। वहीं आपके पास जो सेकंड गैल्वेनोमीटर है G2 मेजर कर रहा है आपका वही 100 माइक्रो एम्पियर, बट जो एंगल है आपके पास इस बार है 180 डिग्री, यानी इस बार जो एंगल है आपके पास टोटल है आपके पास 180 डिग्री का, मतलब बहुत बड़ा एंगल है आपके पास। देखिएगा ये एंगल है आपके पास 180 डिग्री, तो ये यहाँ पे आपका मेजर कर रहा है ये 100 माइक्रो एम्पियर, यानी ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है 180 डिग्री पे। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इससे आगे ये बढ़ नहीं सकता, ये अप टू इस लिमिट तक ये जा सकता है। तो अगर हमें दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा गैल्वेनोमीटर इज द बेस्ट, कौन सा बेस्ट है, तो अगर मुझे सपोज 110 अगर माइक्रो एम्पियर मेजर करना है तो क्या ये गैल्वेनोमीटर शो कर पाएगा इस रीडिंग को, तो ऑब्वियसली नॉट, नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि ये अपने फुल स्केल पे जा चुका है, अब इससे आगे
प्रोसीड नहीं कर सकता। वहीं अगर हमें बात करूं तो क्या ये 130 जा सकता है जीवन, तो हम कहेंगे यस ऑब्वियसली जा सकता है 130, क्योंकि ये 10 डिग्री पे ही अभी यहाँ पे पहुंचा है। अभी तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में अभी काफी इसको वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तो रिमेनिंग आपके पास 170 डिग्री एंगल और बचे हैं ना इसके पास, जिसमें जा सकता है और फर्दर। तो इसका मतलब है जितना आपके पास डिफ्लेक्शन कम होगा, जितना थीटा कम होगा उतना करंट ज्यादा होगा आपके पास। जितना आपके पास कम, या आप ऐसे समझ लें आप इसको, जितने कम एंगल पे या जितने कम ट्विस्ट पे जितना हायर करंट मेजर करे, हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर उतना ज्यादा सेंसिटिव है। दोबारा समझाता हूं मैं आपको। हम ये कहें कि कितने कम से कम अगर थीटा पे जितना ज्यादा करंट शो कर सकता है, उतना हम कह सकते हैं आपके पास उतना ज्यादा सेंसिटिव आपके पास गैल्वेनोमीटर है। और यही शो करता है आपको रेशियो, थीटा अपॉन आई का ही रेशियो आपको शो करता है करंट सेंसिटिविटी। तो जितना ज्यादा आपके पास, जितना कम आपके पास थीटा है, अगर उतना ज्यादा करंट मिल रहा है, तो हम कहेंगे उतना सेंसिटिव आपका गैल्वेनोमीटर है। और यही करंट सेंसिटिविटी को हम बोलते हैं, ये इक्वल आता है आपके पास एन ए बी, वेयर ए इज योर एरिया, बी इज योर मैग्नेटिक फील्ड, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, एंड सी इज अगेन योर टॉर्सनल कांस्टेंट। तो अगर हम देखें इस वाले फैक्टर को थीटा अपॉन आई, इसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? इसको हम सिंपली इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप तो आपके पास रहेगा कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट फॉर अगर आप एक स्पेसिफिक वायर ले रहे हैं उसका टॉर्सनल कांस्टेंट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो रही बात जो हम चेंज कर सकते हैं, जहां पे हम चेंजेस ला सकते हैं, दैट इज योर एन, एन इज योर नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे अगर आप इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी करंट सेंसिटिविटी आपकी इंक्रीज करेगी। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एस। अब इसी को हमने बोल दिया आई एस इज योर करंट सेंसिटिविटी। आई एस को हमने बोल दिया, आई एस इसको और थीटा अपॉन आई, इसी को हम बोलते हैं आपका करंट सेंसिटिविटी। तो by increasing the number of turns we can increase the current sensitivity. तो दिस वाज ऑल अबाउट योर करंट सेंसिटिविटी। वहीं अगर हम बात कर लें, अगर इसकी यूनिट की बात कर लें करंट सेंसिटिविटी की, तो हम यूनिट की बात करेंगे हो जाएगी रेडियन पर एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर। या दूसरे टर्म्स में अगर हम डिफाइन करें कि मतलब एक यूनिट एम्पियर करंट में कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, अगर मुझे एक यूनिट एम्पियर करंट मेजर करना है तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन अ गैल्वेनोमीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ यूनिट करंट। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन अ गैल्वेनोमीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनिट करंट। तो ये आपकी इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई करंट सेंसिटिविटी की। अब इसमें हम आगे बात करते हैं आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर हम बात करें अब वोल्टेज सेंसिटिविटी की, अगर बात करें तो अभी हमने ये फॉर्मूला देखा था आपके पास करंट सेंसिटिविटी से, थीटा अपॉन आई, तो ये था आपके पास इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी। तो अगर हम यहीं से वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालें तो आपको पता है, अगर हम इसमें ओम्स लॉ लगाएं, सिंपली आई को हम रिप्लेस करें इन द फॉर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस बाय द ओम्स लॉ, तो आई इक्वल्स टू हमने पढ़ा है वी ओवर आर, ये हमने पढ़ा है फ्रॉम द ओम्स लॉ। तो सिंपली आप इसको यहाँ पे प्लेस कर लें, तो थीटा आई की जगह पे हम लिख सकते हैं वी इंटू आर, आर ऊपर चले जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा एन ए बी अपॉन सी। तो थीटा अपॉन वी इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी इंटू 1 अपॉन आर। दिस इज नथिंग बट योर वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी वीएस। इसी को हम बोलते हैं वीएस, यानी थीटा अपॉन वी को हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो हम सिंपली कहेंगे डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन अ गैल्वेनोमीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनिट वोल्टेज। यूनिट वोल्टेज में कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है आपके पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे भी अगर हम बात करें कि कैसे हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को भी करंट सेंसिटिविटी की तरह हम बढ़ा या घटा सकें? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम देखते हैं। देखें, अगर हम यहाँ पे बात करें तो एरिया अभी भी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल है आपके पास एन, नंबर ऑफ टर्न्स को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हम रैपिंग अगर हम इंक्रीज कर दें अराउंड दी सिलेंड्रिकल, आपके पास सिलेंडर के अक्रॉस जो लूप है, अगर हम उसमें रैपिंग अगर हम इंक्रीज करेंगे, तो जिसके कारण क्या होगा, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली लेंथ ऑफ द वायर बढ़ेगा आपके पास। तो हम सिंपली कहते हैं, अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं, अगर हम लेंथ इंक्रीज करते हैं किसी वायर का, तो लेंथ इंक्रीज करने के साथ साथ वायर का रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज करता है। तो लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर भी तो बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, या हम कहेंगे जितना आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उतनी लेंथ बढ़ेगी, उतनी लेंथ बढ़ेगी तो उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर हमने कहा कि सपोज आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपके पास n है,
अगर आपने n से 2n कर दी और अगर आपके पास इनिशियल रेजिस्टेंस R था तो रेजिस्टेंस भी तो आपका 2 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप n बढ़ाएंगे तो R बढ़ेगा। तो देखिए अगर सपोज इनिशियली आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स n थे, अब मैंने इसको कर दिए 2n, तो यानी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r। तो अगेन 2 से 2 फिर से क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी अभी भी वही रहेगी जो पहले थी, यानी अभी भी जो फॉर्मूला रहा, यानी 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यानी अभी भी जो फॉर्मूला बना दैट इज योर 2 NAB अपॉन C इंटू 1 अपॉन R। इसका मतलब है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ लेंथ बढ़ाने से आपकी वायर की आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी ना ही आपकी इंक्रीज कर सकती है ना ही डिक्रीज कर सकती है, ये सिर्फ एक कांस्टेंट रहेगी यानी फिक्स रहेगी। यानी कि वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप। तो हम ये सिंपली लिख सकते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी कैनॉट बी इंक्रीज्ड or decreased by increasing the number of turns। आई होप सो ये हम आपको समझ में आया, क्योंकि जितना फैक्टर आपका इंक्रीज कर रहा है उतना ही फैक्टर आपका रेजिस्टेंस का भी इंक्रीज कर रहा है, और नेट में आपके दोनों जो इंक्रीज्ड फैक्टर हैं वो कैंसिल आउट होकर आपके पास वापस से जो पहले की तरह न्यूट्रल आपके पास फॉर्मूला बना दे रहे हैं। तो जिसके कारण कोई भी फर्क नहीं आएगा आपके पास फॉर्मूले में। जो पहले से फॉर्मूला था आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी का, वही आपको अभी भी मिलेगा, यानी NAB अपॉन C इंटू R। तो दिस इज ऑल अबाउट योर वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी की भी अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो यूनिट वही रहेगी आपके पास। देखिएगा अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो यूनिट हो जाएगी आपके पास थीटा अपॉन V, यानी रेडियन पर वोल्ट। तो यहाँ पे यूनिट हो जाएगी इसकी रेडियन पर वोल्ट। दिस इज योर वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो अगर आपने वाला टॉपिक देखना है, अगर आपने कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर या वोल्ट मीटर, तो मैंने आपका ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, वो आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्लेलिस्ट में, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं PNC अड्डा करंट इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर या मीटर। जो आपने देखना है वो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन में, तो वहाँ पे आप जाके उसको प्रेफर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अब आपको अपनी अगली वीडियो पे।